जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप बहुत ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो का जो सीरीज था, इसमें हम पॉलिटी करा रहे थे। ठीक, तो इसी के क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, यानी कि केंद्र राज्य संबंध। ठीक, आज यह स्टार्ट होगा केंद्र राज्य संबंध, यानी कि केंद्र और राज्य में क्या संबंध है। ठीक, तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद आप वीडियो को देखिएगा। ठीक, टाइम को उतना बर्बाद नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसका ऑपरेशन स्टार्ट। ठीक, क्या है इसमें है कि केंद्र एवं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है वह है इसमें। ठीक, तो चलिए, कहता है कि भारत यानी कि भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है। क्या जी, भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है? सीधा सीधी कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से लिया गया है। ठीक, उसके बाद है कि किसी सूची में विषयों का यानी विषयों पर केंद्र और राज्य, कोई भी विषय है उसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है, तो किसका मान्यता होगा? वह क्या होगा? निकी कहता है कि किसी सूची के विषय पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। यानी किस अनुसूची पर, किस सूची पर? तो समवर्ती सूची में, यानी कि समवर्ती सूची में जो भी विषय है, ठीक, तो उस पर जो है कि दोनों सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। जैसे शिक्षा क्या है? समवर्ती सूची का विषय है, तो उसमें दोनों केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है। चलिए आगे आइए। आगे कहता है कि केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची में है। क्या केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध पर वर्ष 1971 में राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा किया गया था। ठीक, अब देखिए आगे अगला है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके माध्यम से किया जाता है? क्षेत्र परिषदों का सृजन किसके माध्यम से? तो संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परिषद, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? क्या जी? अंतर्राज्य परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 263 में। उसके बाद अगला, अंतर्राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? अंतर्राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष, जिस प्रकार से राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार से यह है कि अंतर्राज्य परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक, अगला है संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है? यानी कि संघ द्वारा कौन सा कर यानी कौन सा टैक्स लगाया जाता है वो और वसूला जाता है, तथा संघ तथा राज्य में बांटा जाता है। तो कृषि आय के अतिरिक्त आय पर, यानी कि कृषि छोड़कर, कृषि पर केंद्र सरकार टैक्स नहीं लगाता है। ठीक, कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाता है, लेकिन केंद्र सरकार नहीं लगाता है। उसके बाद आगे है सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? क्या जी? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? तो मार्च 1983 में। कब? सरकारिया आयोग का गठन मार्च 1983 में। कब? सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में किया गया था। उसके बाद आगे है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? किसके तहत? अनुच्छेद 265 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 265 के तहत यह नियम है। ठीक, अनुच्छेद 265 के तहत। ठीक, आगे आइए। आगे कहता है इसमें कि संघीय कर अनुसूची और प्रविष्टि किसमें है? अनुच्छेद यानी कि 82 से 91 के ए तक। अब देखिए आगे इसमें क्या क्या इसमें है। क्या चीज? संघ सूची में किए गए संशोधन, यानी कि संघ सूची किसका है? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाता है, तो उसमें जो संशोधन किया गया है वह देखिए। इसमें है छठे संविधान संशोधन 1956। कब? छठवां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। इसमें क्या हुआ था वह देखिए। द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 के ए यानी 92 के क, ठीक, जोड़ी गई है, जिसका विषय है समाचार पत्रों से विभिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्य क्रम या विक्रय पर कर, यानी कि समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतरराज्यीय क्रम क्रय या विक्रय पर क्या जी? कर यानी टैक्स। उसके बाद अगला 7वें संविधान संशोधन। क्या जी? 7वां संविधान संशोधन 1956। कब? देखिए, छठवां संविधान संशोधन में 1956 में और 7वां संविधान संशोधन भी 1956 द्वारा प्रविष्ट संख्या कहते हैं 33 का लोप, यानी कि 33 का लोप किया गया, मतलब 33 को खत्म किया गया। ठीक, लोप मतलब खत्म। इसका विषय है कि केंद्र के उद्देश्य के
लिए संपत्ति का अधिग्रहण, केंद्र के उद्देश्य के लिए संपत्ति का अधिग्रहण, इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक, संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया है। इसमें कहा गया जो है ना क्या चीज, 7वां संविधान संशोधन, इसमें है क्या चीज, यानी संपत्ति के अधिग्रहण को हटा, यानी किससे, संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में भेजा गया है। ठीक, उसके बाद आगे आइए, कहता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976, कब, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्ट यानी दू के को जोड़ी गई, जिसका उस संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति, यानी कि केंद्र में जो है क्या चीज, राज्य के केंद्र में सशस्त्र बलों की नियुक्ति किसके तहत, ये जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये पूछता है क्या चीज कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 1976 में। उसके बाद 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा, क्या चीज, 46वां संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का क, यानी 92 का ख है, कब, कितना, 92 का ख जोड़ी गई है। इसका संबंध अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के माल का पारेषण पर कर, यानी कि जो कच्चा माल होता है, आदान प्रदान होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, तो उस पर जो टैक्स होगा वही किया गया है किसमें, 46वां संविधान संशोधन 1982 में। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, अगला है कि 88वें संविधान संशोधन 2003, कब, 88वां, यानी कि 88वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्ट संख्या 92 का गो जोड़ी गई है। इसका संबंध सेवा कर, यानी कि सर्विस टैक्स से संबंधित है। ठीक, अब देखिए आगे है इसमें, आगे देखिए, अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न। ठीक, अब देखिए इसमें डायरेक्ट है क्या चीज, रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापन पर कर कौन लगाता है, यानी कि रेडियो एवं किस पर, दूरदर्शन पर, यानी कि जो सब टीवी सब पर चलता है उस सब पर जो विज्ञापन आता है उस पर टैक्स कौन देता है, यानी कौन लगाता है, राज्य सरकार। कौन लगाएगा, राज्य सरकार लगाएगा। उसके बाद अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 कहते हैं, आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधीय शक्ति से संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्ति, यानी कि शक्ति क्या है, संसद के द्वारा। ठीक, अब आइए आगे, अगला कहता है कि केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य क्या उसका शक्ति है। ठीक, किसके पास ज्यादा शक्ति होगा और किसके पास कम शक्ति होगा, तो यह शक्ति का विभाजन। ठीक, शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 245 और 246 के तहत, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति का बंटवारा है। ठीक, अब देखिए आगे, इसमें कहता है कि केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकती है। क्या चीज, अगर कहीं जल संकट है तो उसके लिए अलग से कमेटी बैठा सकता है। कौन, यहाँ देखिए कौन, यानी कि केंद्र सरकार, मतलब केंद्र वाला। ठीक, राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है अगला कि संघ, यानी कि संघ कर, उसके बाद संघ कर में संघ सूची प्रविष्ट। अब देखिए इसमें क्या है, नंबर 1 में आयकर, यानी कि कृषि आय को छोड़कर, मतलब कृषि आय को छोड़कर सब किसमें है, संघ सूची में है। उसके बाद है सीमा शुल्क, किसमें है, सीमा शुल्क है, क्या चीज, सीमा शुल्क में है निर्यात शुल्क सहित, यानी कि सीमा शुल्क मतलब बॉर्डर पर जो भी सामान दूसरे देश से लाता है, टैक्स लेता है, सरकार नहीं लेता है। मान लीजिए कोई दूसरे देश का है, जैसे अमेरिका का कोई कंपनी है, सोचेगा क्या चीज कि भारत में आकर हम कोई बिजनेस करें, ठीक, तो क्या करेगा, उसको सीमा शुल्क देना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद अगला कि तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, यानी तंबाकू उगवाइए उस पर कौन टैक्स लेगा, उस पर लेगा संघ सूची। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार लेगा, यानी कि अल्कोहल, पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक यानी कि औषधि तथा मादक पदार्थ को छोड़कर, यानी कि देखिए क्या, तंबाकू एवं अन्य वस्तु का उत्पादन शुल्क, लेकिन क्या चीज, अल्कोहल, उसके बाद पेय पदार्थ, अल्कोहल मतलब सब शराब, यानी अल्कोहल, पेय पदार्थ, उसके बाद अफीम। ठीक, अफीम क्या होता है, एक पौधा होता है अफीम का। उसके बाद है गांजा का भी नाम सुने होंगे। उसके बाद है क्या जी, मादक, यानी कि मादक औषधि। ठीक, देखिए बहुत सारा ड्रग्स भी आता है, वो सब आ गया। उसके बाद है मादक पदार्थ को छोड़कर, यानी कि सब को छोड़कर, दूसरा तंबाकू, ठीक, उस पर कैंसिल गया। लेकिन ये सब जितना नाम है, इस सब में राज्य सरकार लेता है कानून। ठीक, मतलब टैक्स लेता है। जिस प्रकार से बिहार में क्या है, दारू बंद है, मतलब शराब बंद है, तो क्या बिहार सरकार को टैक्स नहीं जाता है। लेकिन जिस स्टेट में चालू है उस स्टेट में क्या है, सरकार को टैक्स जाता है, राज्य सरकार को। तो इस पर कानून कौन बनाएगा, तो बनाएगा कौन, संघ सूची मतलब केंद्र सरकार।
लेकिन ये सब पर नहीं बनाएगा, अल्कोहल पर नहीं बनाएगा, उसके बाद अल्कोहल पे पदार्थ पर नहीं, अफीम पर नहीं, गांजा पर नहीं, इस सब का किस पर बनाने का अधिकार है? राज्य सरकार को। ठीक, अब आइए क्या चीज, निगम कर, यानी कि निगम मतलब होता है कि जो देखिए हर एक जगह क्या नगर निगम होता है, नगर पंचायत होता है, इस सब पर कौन टैक्स लेगा? केंद्र सरकार। कौन? केंद्र सरकार डायरेक्ट। उसके बाद अगला, व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्ति के पूंजी पर कर, ठीक, कृषि भूमि को छोड़कर, ठीक, कृषि भूमि को छोड़कर बाकी जितने भूमि है सब पर टैक्स लिया जाता है। उसी प्रकार से संपदा शुल्क, यानी संपदा शुल्क होता है कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। ठीक, इस प्रकार ये जो सब है ना संपदा शुल्क, ये सब एक प्रकार का टैक्स है। उसके बाद अगला, संपत्ति के उत्तराधिकारी पर शुल्क, यानी कि संपत्ति का जो उत्तराधिकारी है, जैसे मान लीजिए आपका पिताजी है और आपका पिताजी खत्म हो जाएगा, उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? आप ही सब होइएगा। उसी प्रकार से संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। ठीक, उसमें उत्तराधिकारी पर शुल्क, तो अगर आपका पिताजी खत्म तो आपसे टैक्स लेगा। अब देखिए आगे, ऐसा ना कि संपत्ति पिताजी के नाम से है, अब पिताजी को खोजेगा टैक्स लेने के लिए, नहीं, किसको देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा टैक्स। ठीक, अब आइए आगे, आगे कहता है कि जैसे रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तु और यात्रियों पर सीमा कर, ठीक, वो सब टैक्स ले लेता है। तथा रेल भाड़े और माल भाड़ों पर कर, यानी जितने ही सब कर है, सामान सब ढोने वाला, सब पर कौन लेता है टैक्स? केंद्र सरकार लेता है। उसके बाद है स्टॉक एक्सचेंज, इस सब का एक बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस। ठीक, उसके बाद है वायदा बाजार। ठीक, उसके बाद वायदा बाजार के स्वयं व्यवहारों पर स्टैंप शुल्क के से विभिन्न कर, यानी भिन्न कर। चलिए, ये सब देखिए बहुत सारे टैक्स आते हैं, टैक्स का तो आप नाम भी नहीं सुने होंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, अब है क्या, स्टैंप शुल्क हो गया। उसके बाद समाचार पत्रों के क्रय, मतलब खरीदने और बेचने तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापन पर कर कौन लेगा? केंद्र सरकार लेगा। उसके बाद समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय पर कर तो कौन लेगा? तो केंद्र सरकार लेगा, यानी अंतरराज्य व्यापार के दौरान, मतलब कि अंतरराज्य मतलब जब देश से अदल बदल होगा तब। उसके बाद अगला, माल के पारेषण पर कर। ठीक, उसके बाद है सेवाओं पर कर, हो गया। अब चलिए आगे, आगे देखिए इसमें क्या है। देखिए इसमें जो ये थोड़ा सा चैप्टर जो है बोरिंग सब चैप्टर है। ठीक, इसमें तो बुझाता नहीं है बच्चा सब। अब आइए आगे, अगला है कि राज्य कर, ठीक, यानी कि राज्य सूची का जो है उसमें देखिए। अब है इसमें क्या है, राज्य कर मतलब राज्य सूची प्रविष्ट। ठीक, अब देखिए राज्य में कौन कौन लेगा? राज्य भू राजस्व या लगान, यानी कि जाता है, देखिए रसीद उसीद कटाते हैं, सबको कटाता है रसीद, साले में कटाता है, तो सबका टैक्स कहाँ जाता है? तो राज्य सरकार के पास जाता है टैक्स। ठीक, अब देखिए आगे, अगला है कृषि आयकर। ठीक, कृषि पर भी टैक्स लेता है कौन? राज्य सरकार। उसके बाद कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर, तो राज्य सरकार। कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, राज्य सरकार। भूमि और भवन पर कर, राज्य सरकार। खनिज अधिकारों पर, यानी खनिज अधिकारों पर कर, तो कौन लेगा? मान लीजिए कहीं खनिज निकल गया तो उस पर किसका टैक्स, मतलब कौन टैक्स लगाएगा? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर दोनों लगा देता है। शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थ और औषधियां पर उत्पाद कर। ठीक, उत्पाद का जैसे देखिए शराब को बना रहा है, पुलिस पकड़ता है भी, क्या कि कानून के हिसाब से इलीगल है। आगे आइए, आगे कहता है स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तु के प्रवेश पर कर। ठीक, यानी कि कोई दूसरे जगह से लेकर आ रहे हैं, ठीक, उस पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। अगला है कि विद्युत के उपयोग एवं बिजली बिक्री, यानी कि बिक्री पर कर। तो जैसे बिजली को उत्पादन कर रहा है और बेच रहा है, ठीक, तो जैसे अभी देखिए क्या है, बिहार में जो कंपनियां है बिजली वाला, वो सरकार को भी टैक्स देता है। ठीक, यानी उत्पाद करने का भी टैक्स और बेचने का भी टैक्स, दोनों प्रकार से टैक्स देना पड़ेगा। अब आइए आगे, आगे कहता है इसमें क्या चीज, अगला है सवाल नंबर 10 में। ठीक, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। उसके बाद अगला रेडियो एवं दूरसंचार के विज्ञापन पर कर। सड़क तथा अंतर्राज्यीय जलमार्ग, यानी कि जलमार्ग द्वारा ले जाने वाले वस्तु या यात्रियों पर कर। ये सब अनेक अनेक प्रकार के कर है। उसके बाद अगला, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर टैक्स, बहुत सारा जब गाड़ी चलाते हैं टोल टैक्स लिया जाता है। ठीक, और बाइक सब में क्या है, बाइक सब में पहले से ले लिया जाता है। ठीक, अब आइए आगे, कहता है कि जीव जंतुओं और नौकाओं पर भी टैक्स, सब पर टैक्स है। पथ पर टैक्स मतलब टोल टैक्स जिसको बोलते हैं, या मार्ग कर। अगला है व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर भी कर, प्रति व्यक्ति कर, सबसे टैक्स लिया जाता है। उसके बाद अगला, विलासिता वस्तुओं जैसे मनोरंजन, जुआ, बोली लगान, इस सब पर भी टैक्स है। ठीक, अगला देखिए, अगला है स्टंप, क्या है? स्टंप टैक्स। अगला है स्टंप शुल्क, यानी कि संघ सूची में
वर्णित दस्तावेज से भिन्न दस्तावेज होगा। ठीक, यानी कि जो स्टैंप, यानी केंद्र सरकार में भी स्टैंप कर था और राज्य सरकार में भी, जो केंद्र सरकार में स्टैंप के विषय में आएगा वह राज्य सरकार नहीं लेगा, और जो राज्य सरकार में आ जाएगा उस पर केंद्र सरकार नहीं लेगा। ठीक, अब देखिए अगला, उपयुक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय के लिए, यानी कि न्यायालय में लिया जाने वाला शुल्क शामिल नहीं है, यानी कि जो न्यायालय लेता है उसका शामिल नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे, अगला है इसमें आगे देखिए, कहता है सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। कहते सरकारिया आयोग जो था, सरकारिया आयोग वह जो किसके लिए गठित किया गया था, तो सरकारिया आयोग गठित किया गया था संघ और राज्य के मध्य संबंध की समीक्षा, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंध कैसा है, अच्छा है, खराब है या बीच में है, तो उसका चेक कौन करेगा, उसका चेक करेगा सरकारिया आयोग। ठीक, सरकारिया आयोग। उसके बाद अगला, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 18 मई 1990 को, कब, 18 मई 1990, याद रखिएगा कब, 18 मई 1990। अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना 18 मई 1990 को, कब, 18 मई 1990। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 18 मई 1990। ठीक, अब देखिए अगला है कि केंद्र राज्य संबंध को विशेष रूप से किस संदर्भ में म्यूनिसिपल संबंधित कहा गया है, तो वित्तीय मामलों में राज्य में। ठीक, अगला है, वित्त मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संदर्भ में। ठीक, अगला देखिए, आगे है इसमें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री, ठीक, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, तत्कालीन उस समय का प्रधानमंत्री होगा, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। कब हुई थी, 10 अक्टूबर 1990 को, कब, 10 अक्टूबर 1990 को, यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक कब हुआ था, 10 अक्टूबर 1990 को, अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990। ठीक, अब देखिए आगे है इसी में, अगला है आयोग एवं समितियां, कुछ आयोग है और उसका समिति है। देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के विभिन्न अलग अलग आयोग एवं समितियों का गठन किया गया, जो निम्नवत है, यानी कि देखिए समय बीतता गया, देखिए समय के अनुसार नियम को चेंज करना आवश्यक होता है। ठीक, इसीलिए तो भारत का जो संविधान है उसमें क्या संशोधन का प्रावधान किया गया है नहीं, तो चल अब देखिए आगे कहता है कि राजमन्नार समिति, कब इसका गठन हुआ था, राजमन्नार समिति का गठन कितना है, 1969, कब, 1969 है। ठीक, इसका अध्यक्ष कौन था, डीपीवी मन्नार, कौन है, डीपीवी मन्नार है, यानी कि राजमन्नार। देखिए राजमन्नार समिति ज्यादातर जो है ना, जिसके नाम पर समिति रहता है तो वही अध्यक्ष होता है। ठीक, यानी कि जिसका जो अध्यक्ष रहता है उसी के नाम पर समिति पड़ जाता है, समिति का नाम हो जाता है। देखिए जिस तरह से क्या राजमन्नार समिति, तो इसका अध्यक्ष कौन था, डीपीवी मन्नार। ठीक, इसका राजमन्नार समिति का गठन 1969 में। उसके बाद अगला सरकारिया आयोग का जो गठन है 1883 में, कब, 1983, कितना है, 1983, सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। लेकिन इसका जो अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था रंजीत सिंह सरकारिया। कौन है, रंजीत सिंह सरकारिया है। अगला देखिए, अगला है प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका गठन कब हुआ था, 1966 में। कब, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ था, याद रखिएगा कब, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में। इसका अध्यक्ष कौन था, मोरारजी देसाई। कौन था, मोरारजी देसाई अध्यक्ष था। ठीक, किसका अध्यक्ष था, मोरारजी देसाई, तो प्रशासनिक सुधार आयोग का। ठीक, इसका गठन हुआ था 1966 में, अध्यक्ष था मोरारजी देसाई। अगला है सी तलवार समिति, क्या चीज, सी तलवार समिति का गठन 1966 में। कब, 1966 में, यानी कि 1966 में दो समिति का गठन हुआ था। कौन कौन, पहला प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके बाद सी तलवार समिति। प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में, इसका अध्यक्ष था मोरारजी देसाई। किसका अध्यक्ष था, मोरारजी देसाई, किसका, प्रशासनिक सुधार आयोग का। उसके बाद सी तलवार समिति, इसका गठन 1966 में, अध्यक्ष था इसका MC तलवार। क्या चीज, MC तलवार था। अब आइए आगे है पुंछी आयोग 2007 में। पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था, 2007 में होता। पुंछी आयोग का गठन 2007 में, पुंछी आयोग का गठन 2007 में। ठीक, इसका जो है क्या जी, अध्यक्ष था मदन मोहन पुंजी था। कौन, मदन मोहन
पुंछी, पूंजी नहीं, पुंछी, ठीक, याद रखना है इतना। एक बार फिर से बोलिएगा। राजमन्नार समिति का गठन 1969 में हुआ था, इसका अध्यक्ष था डीपीवी मन्नार। उसके बाद सरकारिया आयोग 1983 में, इसका अध्यक्ष था रणजीत सिंह सरकारिया। उसके बाद है प्रशासनिक सुधार आयोग, इसका स्थापना 1966 में, इसका अध्यक्ष था मोरारजी देसाई। उसके बाद सी तलवार समिति 1966, अध्यक्ष था एमसी तलवार। उसके बाद पुंछी आयोग 2007 में, उसके बाद अध्यक्ष है इसका मदन मोहन पुंछी। अब देखिए आगे, अगला है इसमें अगला देखिए अनुच्छेद 312 कहता है, अनुच्छेद 312 आर्टिकल 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है, अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, यानी कि राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से कोई भी नया विभाग बनाना होगा किसको, केंद्र सरकार को, क्या करेगा वो, वैसे तो मुंह उठा के बनाने देगा, तो उसके लिए राज्यसभा है। उसके लिए राज्यसभा है। राज्यसभा में जितने सदस्य है, यानी कि उसमें मतदान देने वाला सदस्य जितने है, उसका 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पास हो गया, अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 312 के तहत, तो प्रस्ताव पास हो जाएगा 2/3 बहुमत से, तो समझिए क्या जी, नया आयोग बन जाएगा। क्या जी, नया आयोग बन जाएगा। ठीक, अब आइए आगे, जब नया आयोग बनेगा तो नई अखिल भारतीय, जैसे अखिल भारतीय माता, जैसे यूपीएससी है, क्या जी, यूपीएससी है, या क्या है, एक अखिल भारतीय सब संस्था है। ठीक, तो इसी प्रकार से अगर दूसरा संस्था भी बनाना चाहेगा तो कैसे बनेगा, तो बनेगा राज्यसभा के द्वारा बनेगा। अगर राज्यसभा में जितने सदस्य है उसका 2/3 बहुमत से अगर विधेयक पर पास हो गया विधेयक, तो अखिल भारतीय नया बन जाएगा, अलग विभाग बन जाएगा। अब देखिए आगे, अगला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध का विवरण दिया गया है, तो भाग कहते हैं भाग 11 में, किसमें, भाग 11 में दिया गया है। उसके बाद अगला, जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आता है अनुच्छेद 262 के तहत। यानी कि जल विवाद हो गया तो क्या करेगा, तो वह आता है क्या जी, उसमें निर्णय कैसे होगा, तो अनुच्छेद 262 में उसका लिखल है सब चीज। तो अब आइए आगे, अगला है इसमें अनुच्छेद 262 के तहत क्या होगा, जल संकट का निवारण किया जाएगा। अगला देखिए आगे है इसमें, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतरराज्य समिति की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। यानी कि मान लीजिए राज्य स्तर का क्या चीज, अध्यक्षता करना है। ठीक, प्रधानमंत्री है ही नहीं, प्रधानमंत्री गया विदेश घूमने के लिए चल गया है, तब कौन करेगा, तो कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होगा किसके द्वारा, नियुक्त जो किया जाता है, तो कैबिनेट स्तर के मंत्री ही उसका अध्यक्षता करेगा। ठीक, अब देखिए आगे, अगला है कि यह सुझाव किस समिति ने दिया, कौन सुझाव, आगे पढ़िए, राज्यपाल के प्रयत्न राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने के संबंध में प्रावधान समाप्त कर दिया जाए, तो राजमन्नार समिति, कौन दिया था, राजमन्नार समिति दिया था। आगे देखिए, अगला कहता है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 256 और 263 तक, यानी कि 256 से 63 तक किया गया है। क्या चीज किया गया अनुच्छेद 256 से 63 तक, फिर से पढ़े देखिए, संविधान, यानी कि भारतीय संविधान में संघ और राज्य, संघ और राज्य मतलब कि केंद्र वाला और राज्य वाला के प्रशासनिक संबंध, यानी प्रशासन का संबंध का उल्लेख, मतलब कि देखिए केंद्र और राज्य, जो डीएम सा होता है, आईएएस जो होता है, जो जिला अधिकारी होता है, वह किसका, राज्य सरकार का नहीं होता, किसका होता है, वह केंद्र सरकार का होता है। ठीक, तो ये सब जो है कि इंटरकनेक्ट रहता है, तो किसमें है ये सब उल्लेख, तो उल्लेख है अनुच्छेद 256 से लेके 263 तक है। ठीक, आगे देखिए, अगला है इसमें आगे देखा था, अंतरराज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 263 में, किसमें, अनुच्छेद 263 में है कि अंतरराज्य परिषद का गठन होगा, तो किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 263 में। अंतरराज्य परिषद का गठन किसमें है, अनुच्छेद 263 में। अगला अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नदी बोर्ड अधिनियम 1956, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतरराज्य जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया। अनेक अंतरराज्य मतलब होता है कोई स्टेट में, जैसे झारखंड में
क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पर पानी का अभाव होता है, ठीक, उधर छोड़ लीजिए। यानी बिहार में भी क्या चीज है, बिहार में कोई आधा भाग जो है क्या चीज, बिहार पानी बाढ़ से ग्रस्त रहता है, आधा बिहार सूखा से ग्रस्त रहता है। तो जहां पानी नहीं रहता है वहां पानी कैसे पहुंचाया जाएगा, इस सब का एक नियम बनाया गया है, उसको बोलते हैं क्या चीज, नदी बोर्ड अधिनियम तथा अंतर्राज्य जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र राज्य ऐसे विवादों के, यानी केंद्र राज्य ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना भी कर सकते हैं, ठीक। तो यानी कि देखिए, अगर कहीं जल का संकट आ गया तो उसमें क्या चीज, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सब उसमें जो है ना पिसाता है, जब पिसाता है तो सब पर सवाल खड़ा होता है। तो इसलिए इसके लिए क्या क्या है, कानून बना दिया गया है, ठीक। अब आइए आगे, आगे कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को संचार साधनों के निर्णय एवं रख रखाव मतलब उसका देखभाल संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, अनुच्छेद 257 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 257 के तहत, ठीक। आई होप आपको बुझा गया होगा ये सब क्या चीज है, ठीक। अब देखिए आगे, आगे कहता है इसमें क्या चीज, ये अगला है संघ राज्य संबंध भाग 11-12, ठीक। अनुच्छेद 245 से 200 कहां तक, 245 से 293 तक, ठीक। अब देखिए क्या है, संघ राज्य संबंध, ठीक। संघ राज्य संबंध है किसमें है, भाग 11 और 12 में है, अनुच्छेद 245 से लेकर 293 तक, ठीक। प्रशासनिक संबंध है पहले, देखिए ये सब अलग अलग, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला विधायी यानी विधायी संबंध, उसके बाद है प्रशासनिक संबंध, उसके बाद है वित्तीय संबंध। देखिए प्रशासनिक मतलब किस तरह से केंद्र और राज्य मिलकर काम करेगा, उसके बाद क्या चीज, विधायी मतलब किस तरह से मिलकर केंद्र भी कानून बनाएगा और राज्य भी कानून बनाएगा, इसमें है। उसके बाद अगला प्रशासनिक मतलब जब दोनों कानून बना देगा तो कुछ अधिकारी केंद्र सरकार का भी रहेगा और कुछ अधिकारी राज्य सरकार का भी रहेगा, दोनों मिलकर काम करेगा। उसके बाद वित्त मतलब होता है कि देखिए हर एक स्टेट में क्या होता है, केंद्र के द्वारा ही पैसा दिया जाता है खर्चा करने के लिए, विकास करने के लिए। तो मतलब क्या हुआ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करता है। तो वही संबंध क्या क्या है वह देखना, तो एक मतलब पहले इसको देखेंगे, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको, ठीक। अब आइए आगे, अगला कहता है इसमें पहला है अनुच्छेद 245, किस क्या चीज, अनुच्छेद 245। इसमें कहता है संसद और राज्य मतलब, संसद मतलब केंद्र सरकार समझना है, राज्य मतलब राज्य स्टेट वाला। संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार, यानी कि संसद और राज्य क्या करेगा, विधायिका द्वारा जो कानून बनाएगा उसका विस्तार करेगा। उसके बाद आगे अगला कहता है अनुच्छेद के अनुच्छेद 246, वहां 45 है ऊपर में, अनुच्छेद नीचे में अनुच्छेद 246। इसमें कहता है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून, यानी कि विधायिका द्वारा जो विशेष विषय पर बनाएगा कानून, उसका जो क्या करेगा, वह उस मामले का देखरेख करेगा कौन, अनुच्छेद 246 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 247, इसमें कहा गया है कि कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति, यानी कि संसद के पास यह शक्ति है कि कुछ अतिरिक्त न्यायालय के गठन भी कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 249, इसमें संसद द्वारा राष्ट्र हित में, यानी संसद द्वारा राष्ट्र हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान, यानी कि विधान मतलब नियम के निर्णय हेतु राज्यसभा द्वारा पहल, यानी कि राज्यसभा के द्वारा उसको चेंज कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 250, इसमें आपातकाल के दौरान, मतलब आपातकाल कब लगता है, आपातकाल 3 ही स्थिति में लग सकता है, युद्ध के स्थिति में, उसके बाद वित्तीय एगो आपातकाल होता है, उसके बाद एक यांत्रिक विद्रोह, ये 3 स्थिति में आपातकाल लग सकता है। तो यानी आपात के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति, यानी विधि निर्माण का जो है ना, अजय आपात लग गया तो वह किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। अगला आगे देखिए, आगे है इसमें अनुच्छेद 251 और अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 251 में है, अनुच्छेद 249 एवं अनुच्छेद 250, क्या चीज, अनुच्छेद 251 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता, यानी कि कहता है कि संसद, मान लीजिए संसद 249 और 250 के तहत नियम बनाया, लेकिन वह क्या हो गया, वह हो गया असंगत, तो उस पर फिर राज्य कानून अपना बना सकता है, किसके तहत, अनुच्छेद 251 के तहत, ठीक। उसके बाद आगे, हालांकि इस केस में ज्यादातर जो है ना कि केंद्र का ही मन होता है, लेकिन कुछ ही कानून है जिसमें क्या चीज कि अगर केंद्र का बनाया हुआ कानून असंगत हो गया
तो क्या करेगा वह, राज्य अपना कानून बनाएगा। आगे देखिए अगला अनुच्छेद 252, इसमें कहता है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। यानी कहता है 2 या 2 से अधिक राज्य, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य अगर मिल जाए तो उसको क्या करेगा, उस पर संसद कानून बना सकता है। मतलब मान लीजिए कि 2 राज्य में झगड़ा हो गया, ठीक, तो उसमें क्या करेगा, उसमें संसद भाग ले सकता है, मतलब उसको सुलझाने के लिए। अगला है कि अनुच्छेद 253 के अंतर्गत, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत करारों को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। ठीक, देखिए ज्यादातर संसद के पास शक्ति होता है। उसके बाद देखिए आगे कहता है इसमें अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधि और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी यानी मान्य होगा। संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अनुच्छेद कहते हैं अनुच्छेद 54 के तहत। अगला है अनुच्छेद 255 कहते हैं सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं की केवल प्रक्रिया के विषय पर मानना और इस आधार पर उसे खारिज न करना, यानी कि कहते सिफारिश और पूर्व मंजूरी के आधार पर जो है आप कोई भी नियम को खारिज नहीं कर सकते हैं। आगे देखिए अगला है क्या चीज, देखिए सबको जो है आपको अपने से पढ़ लेना है, ठीक, इसमें जो बहुत है। अब देखिए आगे देखिए अगला क्या है, आपात उपबंध। क्या है आपात उपबंध, चलिए आपात उपबंध को पढ़ते हैं, ठीक। देखिए क्या है आपात उपबंध, ठीक, यानी कि इमरजेंसी प्रोविजन। इसमें कहता है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद के द्वारा, यानी कि आपातकाल आ गया, ठीक, आपातकाल जब आ जाएगा तो किसी राज्य विधानसभा, यानी मान लीजिए कि आपातकाल मतलब युद्ध की स्थिति है तो कहीं चुनाव नहीं होगा, ठीक, अगर कहीं चुनाव होने वाला भी होगा उसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो किसके पास पावर है, संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, तो हृदयनाथ कुंजूर ने कहा था, क्या जी, हृदयनाथ कुंजूर ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है, तो हृदयनाथ कुंजूर ने कहा था। कौन कहा था, हृदयनाथ कुंजूर ने। अगला है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किसके सलाह पर लागू किया जाता है, तो राज्यपाल के सलाह पर, यानी कि किसी राज्य में क्या जी राष्ट्रपति शासन है तो किसके कहने पर लगेगा, तो वह राज्यपाल के कहने पर लगा देगा, कौन, राष्ट्रपति शासन। अगला है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने अवधि तक लगाया जा सकता है, तो कहते हैं 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने बार, यानी कि 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। अब देखिए आगे है इसी में, यानी कि सबसे अधिक बार कहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन लगाया गया है पता है, सबसे अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन पहले था क्या, पहले था यूपी, लेकिन अब हो गया है मणिपुर। कौन, मणिपुर। कहता है कि अब तक की गई आपात उद्घोषणा, ठीक, यानी कि अब तक जो है की गई आपात उद्घोषणा पहला अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। कहते हैं अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितने बार, 3 बार किया गया है। इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित प्रमुख तथ्य इस प्रकार है, यानी 3 बार जो किया गया है तो उसका तथ्य क्या है। तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962, कब, 26 अक्टूबर 1962 को आपात की घोषणा की गई। इसका कारण था कि सितंबर 1962 में चीन ने नेफा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा का फुल फॉर्म होता है यानी कि NEFA, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। क्या जी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, यानी कि नेफा, NEFA, क्या जी, NEFA क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था, यानी कि 1962 में किसके साथ हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था, इसलिए आपातकाल की घोषणा किया गया था। ठीक, इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। अब इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगला देखिए आगे है आपातकाल की दूसरी उद्घोषणा दिसंबर 1971 पाकिस्तान के साथ, दिसंबर 1971, ठीक, दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छेड़ने के कारण की गई थी। यानी देखिए 1971 वाला जो है ना, एक अक्षय कुमार का इस पर मूवी भी बना है। ठीक, यानी कि उसका नाम है स्काई फोर्स, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। ठीक, तो जो है 1971 का ही घटना उसमें चर्चा है। ठीक, तो इसमें कहता है क्या चीज की, यानी कि यह उद्घोषणा मार्च 1977 तक लागू था। ठीक, उसके बाद आगे देखिए अगला है आपातकाल की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति। देखिए यही जो आंतरिक अशांति हुआ था ना, आंतरिक अशांति के आधार पर
25 जून 1975 को की गई। यानी कि इसी उद्घोषणा के कारण इंदिरा गांधी किया था, कौन, इसको, किसको, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल जो लगाया था, कब लगाया था, 25 जून। और 25 जून को जो है ना कि संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। क्या जी, 25 जून को संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। तो कब किया गया था, 25 जून 1975 को की गई थी यह उद्घोषणा। 21 मार्च 1977 को वापस ले, यानी कि ली गई थी। ठीक, तो चलिए, तो इसी को जो है ना कि इंदिरा गांधी, देखिए इंदिरा गांधी क्या था, बहुत अच्छा, मतलब बहुत कम, बहुत बढ़िया बढ़िया क्या था, लेकिन यही जो आंतरिक अशांति के कारण जो लगाया था क्या, आपातकाल, इसी को लेकर ट्रोल किया जाता है कभी कभार। ठीक, तो अब देखिए आगे, आगे है इसमें क्या है, आगे देखिए, आगे कहा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा युद्ध, वार यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जा सकती है। ठीक, यानी कि जो है कि अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल की घोषणा होगा, किसके किसके तहत, युद्ध के स्थिति में, उसके बाद बाह्य आक्रमण की स्थिति में, तथा सशस्त्र विद्रोह। अब देखिए इसको जो है ना हटा दिया गया है, क्या जी, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर दूसरा चीज आ गया है, तो इसके आधार पर किया जा सकता है, यानी शक्ति है। उसके बाद अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है, यानी कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण एवं यांत्रिक अशांति से राज्य की रक्षा करे, अनुच्छेद 355 के तहत। क्या चीज, यानी कि बाह्य आक्रमण या यांत्रिक अशांति या राज्य की सुरक्षा दायित्व है किसका, भारत संविधान की, भारत सरकार का। तो किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 355 के तहत यह कर्तव्य है, दायित्व है किसका, कि राज्य का रक्षा करे, किसका, राज्य का रक्षा करे। अब देखिए आगे, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। क्या चीज, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, यानी कि राज्य में। उसके बाद आगे कहते हैं कि भारत में वित्तीय आपातकाल, भारत में वित्तीय आपात यानी कि पैसा खत्म हो जाने पर, वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं की गई है। यानी कि भारत में जो है कि आज तक जो है कि वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। ठीक, अब देखिए आगे, अगला देखिए क्या है, आगे है राष्ट्रपति मूल अधिकार, यानी कि अनुच्छेद कहते हैं 20 एवं 21, अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त के कार्यान्वयन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है, अनुच्छेद 369 के तहत। यानी कि राष्ट्रपति जो है ना कि क्या चीज, अनुच्छेद 20 और 21 ठीक के अतिरिक्त आर्टिकल 20 और 21 को जो है कि कोई भी आपातकाल आ जाए तो 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक, वैसे नहीं तो मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार कहता है क्या चीज की, मूल अधिकार सरकार नहीं छीन सकता है। ठीक, लेकिन आपातकाल की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में मूल अधिकार सबको मतलब सब खत्म, मूल अधिकार सब खत्म कौन करता है, राष्ट्रपति। किसके तहत, अनुच्छेद 359 के तहत। लेकिन मूल अधिकार में भी अनुच्छेद 20 और 21 बचा रह जाता है। ठीक, अब देखिए आगे कहता है संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, 1 माह के अंदर। यानी कि संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन, मतलब कि आपातकाल जो लगाया गया है वो स्थिति में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो एकदम 1 महीना में, यानी हर एक महीना उसका जांच किया जाएगा। अब आइए आगे, अगला कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, पंजाब में। यानी कि कहता है ये जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है तो सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, तो सबसे पहले लगाया गया था पंजाब में। कहाँ, पंजाब में लगाया गया था, सबसे पहले कहाँ, पंजाब में लगाया गया था। उसके बाद देखिए आगे आइए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, राष्ट्र आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जब मान लीजिए चुनाव आने वाला है, ठीक, तब आपातकाल का घोषणा हो गया, कोई ऐसा स्थिति आ गया तो चुनाव तब नहीं होगा, तो क्या करेगा, तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 1 वर्ष बढ़ाया जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे, यानी कि 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए बढ़ाएगा, नहीं, हर एक वर्ष में बढ़ाना पड़ेगा। अगला है आपातकाल के लिए प्रकार एवं प्रभाव, आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव
कौन सा आपातकाल क्या है? देखिए, आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अनुच्छेद 352 मतलब राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 मतलब राज्य आपात, उसके बाद अनुच्छेद 360 मतलब वित्त आपात। तो वित्त आपात तो एको बार नहीं लगल है, ये सब लगल है। अब देखिए क्या है इसमें, इसमें कहता है कि अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात है। तो अब देखिए इसमें कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ राज्य के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे राष्ट्रपात लगेगा उसमें केंद्र और राज्य का शक्ति समाप्त क्या हो जाएगा, सिर्फ केंद्र का शक्ति कम करेगा। ठीक, राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकता है। क्या चीज? राज्य सरकार उसमें कुछ नहीं कर सकता है। अब आइए आगे, यानी कि समाप्त हो जाता है। और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकती है। कौन? यानी तब राज्य सूची का जो विषय है उस पर संघ ही विधि बना सकता है। ठीक, फटाफट, यानी फटाफट काम हो इसलिए। अगला है कि भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक रूप में कार्य करने लगती है। यानी कि भारत का जो संघात्मक प्रणाली है वह एकात्मक प्रणाली के रूप में कार्य करने लगती है। इसीलिए तो संविधान, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक, अब आइए आगे। अगला है, अब तक राष्ट्रीय आपात का प्रयोग 3 बार किया गया है। क्या बार? 3 बार किया गया है। उसके बाद अगला क्या चीज? अनुच्छेद कहते हैं, अनुच्छेद 356 यानी कि राज्य आपात। इसमें है राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभाएं भंग कर दी जाती है। यानी राष्ट्रपति जब शासन लगेगा ना तो राज्य, यानी कि क्या है, राज्य विधानसभाएं जो है वो भंग, मतलब कि जो मुख्यमंत्री का जो सब मंत्री सब होता है ना उसको भंग कर दिया जाता है। उसके बाद और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है, और शक्ति का विभाजन भी समाप्त। अगला है, भारत की शासन प्रणाली एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। यानी कि भारत का जो शासन प्रणाली है वो एकात्मक हो जाता है। ठीक, उसके बाद आगे आगे जिस प्रकार से अमेरिका में होता है उस प्रकार से हो जाता है। अगला है, अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग 120 से अधिक बार किया जा चुका है। कितने बार? 100 से 120 बार से अधिक। ठीक, किया जा चुका है, अलग अलग स्टेट में किया जा चुका है। ठीक, अगला है वित्त आपात। तो वित्त आपात यानी कि वित्त आपात में संघ और राज्य के मध्य करों का विभाजन स्थगित कर दिया जाता है। उसके बाद अगला है, संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते में कटौती की जा सकती है। इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल है। मतलब कि जैसे वित्त आपात लगेगा उसमें सबका वेतन कटेगा। ठीक, वेतन रुकेगा, वेतन कटेगा, किसी को सैलरी नहीं मिलेगा। किसके तहत? यानी जब वित्त आपातकाल लगेगा तो उसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय के, यानी कि हाई सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी शामिल है, सब शामिल है। लेकिन राष्ट्रपति को छोड़कर, राष्ट्रपति के इसमें चर्चे नहीं है। यानी वित्त आपातकाल का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। ठीक, आगे देखिए, मतलब नहीं किया गया है। आगे है इसमें, मूल संविधान में मतलब आपातकाल की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर यांत्रिक अशांति का उल्लेख था। आंतरिक अशांति का उल्लेख था। यहाँ सशस्त्र विद्रोह जो है ना के स्थान पर क्या था? यांत्रिक अशांति का उल्लेख था। ठीक, अब चलिए आगे। अगला चलिए दोस्तों, आपको जो है कि आपात उत्पन्न तक समझ में आ गया होगा। तो अब मिलेंगे इससे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।